गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन। हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके प्रकार फर्स्ट था ए रेयोन और सेकंड है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, यानी कि नायलॉन भी संश्लेषित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग किए बनाया गया था, यानी कि इसमें पौधे जंतु से प्राप्त किसी भी कच्ची सामग्री को हमने इस्तेमाल नहीं किया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन जो है ये रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। प्रबल यानी कि मजबूत, प्रत्यास्थ यानी कि ऐसा रेशा जिसको खींचने पर आसानी से टूटे नहीं, इसकी प्रत्यास्थता काफ़ी अच्छी होती है। और ये वजन में हल्का होता है। ये चमकीला और धुलने में सुगम था, यानी कि नायलॉन चमकदार है और धुलने में आसानी से हम इसको धो सकते हैं। अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि कपड़े इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने लगे। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम नायलॉन के पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही प्रबल हैं, प्रत्यास्थ हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं जैसे कि जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, कारों के जो सीट बेल्ट होते हैं, बेटा हम कार में बैठते हैं, सीट बेल्ट वो नायलॉन का ही बना होता है। अब वो आप जानते हैं कितना चिकना होता है। स्लीपिंग बैग फैन थैला, यानी कि जो अंग्रेजों का आपने काफ़ी बार पीछे आपने बैग को देखा होगा, बड़ा सा बैग होता है, वो बेटा स्लीपिंग बैग होता है। उसको ओपन करते हैं तो उससे टेंट, तंबू जैसा बना सकते हैं। और स्लीपिंग बैग एक और भी होता है जिसको वो सीधा उसके अंदर पैन अंदर सो सकते हैं। और ये स्लीपिंग बैग ज़्यादातर जो सड़कों पर सोने वाले होते हैं उनको बांटा भी जाता है सर्दियों में। और पर्दे बहुत से ऐसे हैं जो नायलॉन से निर्मित होते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में किया जाता है। नायलॉन से निर्मित वस्तुएं आप देख सकते हैं, जुराबें, रस्सी, ये पर्दे। नेक्स्ट है आपके नायलॉन, इनसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, यानी कि अगर हम इस्पात का तार लें उससे भी प्रबल मजबूत आपके नायलॉन का तार होगा। बेटा नायलॉन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोहे का अगर कोई छड़ है इस्पात का तो उससे भी ज़्यादा जो मजबूत होगा तो नायलॉन होगा। क्योंकि नायलॉन का रेशा जो है, कोई भी वस्त्र बनाता है, रस्सी बनाता है, तो वो रस्सी को इतनी मजबूत बनाता है कि वो आसानी से टूट नहीं सकती। इसलिए सीट बेल्टों को, कार में जो सीट बेल्ट होती है उनमें नायलॉन का रेशा ही प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि कभी भी अगर एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो तो व्यक्ति को चोट ना लगे, वो सीट के चिपका हुआ ही रहे। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेना अपने को, लगभग 60 सेंटीमीटर का एक सूती धागा भी लेना। इसे क्लैंप की सहायता से बांधना है और स्वतंत्र रूप से लटकाना है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। मुक्त सिरे को अब क्या करना है, ये क्लैंप है। इस क्लैंप के हमने यहाँ पर हमने वो धागा बांध दिया है और उसको इससे लटका दिया। और यहाँ पर ये जो आपके दिख रहा है, ऐसा कोई तराजू जैसा कोई आप लगा सकते हो, यानी कि इस क्लैंप इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपके यहाँ पर रहनी चाहिए वो रस्सी। वो रस्सी है, रस्सी जैसी आपके धागा लेना है कोई भी। और इस धागे को ये ध्यान रखें कि ये तो धागा जो ले रहे हैं इतनी मोटाई का है, तो दूसरा जो धागा हम लेंगे वो भी इतना ही होना चाहिए, तीसरा भी इतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये धागा है जो इतना मोटा हो, मोटा नहीं होना चाहिए। सबकी साइज़ जो होती है, एक तो ये इतनी साइज़ है तो ये इतनी साइज़ ही सबकी होनी चाहिए। साइज़ अपनी सेम है, पर ये मोटाई गलत है, ये सही है, ये सही। तो अपनी मोटाई जो होती है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब एक हुक लगा पलड़ा बांध देना है जिसमें बाट रखा जा सके। पलड़े में एक एक करके
वाट तब तक रखते जाना है जब तक कि धागा टूट ना जाए। हमारे को धागे को तोड़ने तक वेट करना है और उसमें वाट वजन रखना है। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को हमारे को नोट करना है कि जब धागा टूटा तब हम फाइनली उसमें कितना वजन था जब जाके टूटा। सबसे पहले हमने 1 किलो का वजन रखा, धागा नहीं टूटा। 2 किलो का रखा, धागा नहीं टूटा। 3 किलो का रखा, नहीं टूटा। 4 किलो पर अगर टूट जाता है तो हमारा जो फाइनली वेट होगा वो 4 kg होगा। हालांकि हम यहाँ धागा छोटा सा ले रहे हैं तो हम ग्राम में वजन रखेंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, इस प्रकार। ये जो भार हैं ये रेशे का सामर्थ्य बताता है कि रेशा कितना समर्थ है वजन उठाने में, कितना प्रबल है। ये उसकी प्रबलता प्रत्यास्थता होगी। इसी प्रक्रिया को हम ऊन के, पॉलिस्टर के, रेशम के और नायलॉन के धागों के साथ हमारे को दोहराना है और आंकड़ों को इस सारणी में 3.2 में लिखना है कि कपास का जो है आवश्यक उसका कुल भार, जैसे कि ये 4 किलो हो गया तो ये 5 किलो, रेशम का 3 किलो ही उठा पाया, नायलॉन का है जो 50 किलो वजन भी उठा सकता है, कितना भी। ये तो एक केवल 50 kg ऐसे ही लिख दिया, हो सकता है हमारा धागा पतला है तो वो, अगर एक्चुअल वजन की बात करें हमने ग्राम में लिया तो ग्राम में सबसे ज़्यादा जो होगा वो नायलॉन का ही होगा। तो नायलॉन जो है कपास, ऊन और रेशम से सबसे ज़्यादा वजन उठाएगा। हमने एग्जाम्पल के लिए वजन लिया था यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 5 kg, 50 kg, कितना भी। एक्चुअल वजन आपको क्रियाकलाप करने से पता चलेगा और नायलॉन का सबसे अधिक ही प्रत्यास्थता होगी क्योंकि सबसे अधिक मजबूत होता है, प्रबल होता है, तो आसानी से नहीं टूटेगा। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर एक हुक लगा कर भी देख सकते हैं, कील का प्रयोग कर सकते हैं, कील पर लटका सकते हैं और पॉलीथीन की थैली में बांध सकते हैं वजन को। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार की कांच की गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। वजन कुछ भी ले सकते हैं आप। सावधानी ये रहे कि धागे की लंबाई एक हो और मोटाई भी एक ही होनी चाहिए। पॉलिस्टर और एक्रिलिक सी। अब अपने हैं संश्लेषित रेशे के तीसरा प्रकार जो है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य रेशा है, संश्लेषित रेशा है। इसे रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ते। ये सपाट रहता है, इसमें सिलवटें आसानी और सरलता से धुल भी जाता है। अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ हैं। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और परिधान पहने हुए देखा होगा। टेरिलीन भी एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, बट टेरिलीन पॉलिस्टर ही है। इसे बहुत ही महीन रेशों में खींचा जाता है और फिर इससे अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पहली कह है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट की बोतलें, चावल, चीनी के संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। यानी पेट का उपयोग जो होता है बोतलें और चावल, चीनी के संचयन के लिए जार में काम में आता है। और ये जानने के उत्सुक है कि पेट क्या है। तो बेटा पेट की फुल फॉर्म होती है, ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है कि पेट की फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलीएथिलीन टरथेलेट ये एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों का निर्माण हेतु किया जाता है। यानी कि इससे बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, तार बनाने में काफ़ी में पॉलीएथिलीन टरथेलेटेन यानी कि पेट का इस्तेमाल किया जाता है। चारों ओर दृष्टि अगर हम घुमा कर देखें तो पॉलिस्टर से निर्मित बहुत सी वस्तुएं आपको मिलेगी। पॉलिस्टर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो पॉलिस्टर बेटा पॉली और एस्टर से। पॉली हमें पता है, पॉली का अर्थ क्या होता है? बहुत, यानी कि अनेक, बहुत यानी अनेक। हम कह सकते हैं पॉलीथीन, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन में भी पॉली है, अनेक है। पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर में भी एस्टर जो इकाइयाँ हैं बहुत सी हैं। वास्तव में ये एक रसायन होता है जो एस्टर कहलाता है और एस्टर की ही इकाइयाँ जो होती है उनकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि एस्टर फिर एस्टर फिर एस्टर, ऐसे करते करते एस्टर। जैसे हमने माला की मोतियों की माला बनाई थी, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती,
और रेल के डब्बे जो था, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, इस प्रकार एस्टर की भी इकाइयाँ जो होती है वापस कंटिन्यू एक के आगे एक, एक के आगे एक जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, और उस श्रृंखला को हम पॉलीएस्टर कहते हैं। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर जितने भी फल होते हैं, हम फलों में जैसे आम की अलग सी गंध है, पपीता की अलग सी गंध है, सेब की अलग सी गंध है, जितने भी फल हैं उनकी खुशबू एक अलग प्रकार की जो गंध आती है वो एस्टर से ही मिलती है उनमें। और निर्मित पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से भी बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से बनते हैं। जैसे कि पॉलीकोट की अगर हम बात करें तो पॉलिस्टर और कॉटन यानी कि सूती, पॉलीवूल जैसे कि पॉलिस्टर और वूल यानी कि ऊन। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दो प्रकार के पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शाल कंबलों का भी उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई भी देते हैं, कि ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते जो हम स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि ऊन से निर्मित तो वही होते थे जो हमारी दादी माँ बुनकर बनाती थी। क्योंकि अब आपकी मम्मी तो बेटा इतनी सक्षम नहीं है कि घर के काम छोड़कर आपके लिए स्वेटर बुने। पहले के समय में महिलाएं थोड़ी फ्री होती थी तो वो घर के काम के अलावा और भी काम करती थी। आजकल सेल फोन ज़्यादा बढ़ गया है, आपको भी पता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम। ये ऊन के सदस्य दिखाई देते हैं, पर ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। ये आपके जो स्वेटर हैं, कंबल हैं, शाल हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है, ये एक्रिलिक से बनता है। और एक्रिलिक आपके जो हैं प्राकृतिक रेशा नहीं है, संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक संश्लेषित रेशा है और एक्रिलिक से स्वेटर, कंबल, शॉलें बनाई जाती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध भी होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं और पहुँच के भीतर भी होते हैं, यानी कि ये काफ़ी समय तक चलते भी हैं और पहुँच के भीतर भी होते हैं, यानी आसानी से इनको खरीद सकते हैं। जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गए कि सब लोग इन्हीं को पसंद करेंगे। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने की क्रियाकलाप भी हमने कर चुके थे कि प्राकृतिक रेशों को जलाने पर क्या होता है, कृत्रिम रेशों को जलाने पर क्या होता है। यदि हम संश्लेषित रेशों को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, तो इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से पूरा ही भिन्न होगा। हम ये पाएंगे कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं पॉलीथीन की थैली की तरह से। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। सबसे बड़ा हानिकारक गुण यही है एक इनका, कि ये पहनने में अच्छे दिखते हैं, सलवटे भी नहीं पड़ते, धुलाई में भी आसान है, सरल है, आसानी से इनके ऊपर लगा मेल गंदगी जो होती है आसानी से हट जाती है। पर इनका सबसे हानिकारक गुण है कि इनको जलाने पर ये पिघल जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे वस्त्र हमारे पहन रखे होते हैं, अगर वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत आपत्तिजनक हो सकता है, क्योंकि ये कपड़ा पिघल जाता है और पिघलने पर जो भी व्यक्ति पहनेगा उसके शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला तथा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशे यानी कि पॉलिस्टर वगैरह, एक्रिलिक है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि आग लगने पर ये हमारे शरीर से चिपक सकते हैं और चिपकने के बाद हमारा शरीर जब तक पूरा जलेगा नहीं, वो पूरा नहीं जलेगा, तब तक हम जलते रहेंगे। इसलिए ये हानिकारक है हमारे लिए। संश्लेषित रेशे जितने भी होते हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल होते हैं, इसलिए हम इनको पेट्रो रसायन भी कहते हैं। तो जो सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल हैं जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। इन्हीं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब हैं 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे।